हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो हमारी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की सीरीज़ के अंदर दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हम 2019 का दिसंबर का पेपर कर रहे हैं। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वी आर कवरिंग दोज। सो इफ़ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो यू कैन गो एंड वॉच इट। ठीक है। सो इसमें हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रह गए थे हमारे पहले वो हम कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि अगर जो हमारा इन्वेंटरी अप्रोच है टू द ट्रांजैक्शन डिमांड, वो सजेस्ट करता है कि जो ट्रांजैक्शन कंपोनेंट है ऑफ द डिमांड फॉर मनी इज़, क्या वो नेगेटिवली रिलेटेड है रियल वेल्थ से, रियल इनकम से नेगेटिवली रिलेटेड है, नॉमिनल इनकम से, कि इंटरेस्ट रेट से। तो ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन की डिमांड हो जाएगी कम। ठीक है। अब यहाँ पर बात करिए कि ट्रांजैक्शन डिमांड को किससे रिलेटेड है वो, कि ट्रांजैक्शन डिमांड स्टिमुलेट होगी, क्या होगी। ठीक है। सो ये नेगेटिवली रिलेटेड है विद द इंटरेस्ट रेट, कि अगर डिमांड हो रही है ट्रांजैक्शन की, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी होगी। नेगेटिवली रिलेटेड है इन दोनों के बीच में, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन दैट यू कैन ऑल्सो सी, कि अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ेगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड कम होगी। सो देयर इज अ नेगेटिव इट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन है ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि विच एडमिट्स बोथ हिक्स और हेरोड न्यूट्रलिटी टेक्निकल प्रोग्रेस वुड बी, वो क्या होता है। ये मैंने इसकी एक स्पेशल वीडियो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के साथ इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन की भी वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वाई इट इज़ इक्वल टू यूनिटी, वन के बराबर क्यों होता है। और वैसे ही प्रॉपर्टीज़ में भी लिखा है इसकी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर बोथ हिक्स और हेरोड, मतलब ये किसका है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन हिक्स और हेरोड किसके अंदर होता है, कॉप डगलस के अंदर होता है। तो कॉप डगलस के अंदर जो हमारा इलास्टिसिटी होगा वो 1 के बराबर होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हेक्सारोलीन मॉडल है वो बेसिकली मेंटेन्स दैट, कि उसमें क्या क्या होता है। इसमें हमने हेक्सारोलीन का मैंने वैसे वीडियो भी बना रखा है, इफ़ यू वांट टू गो वॉच इट यू कैन वॉच इट। मेरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको ये सब मिल जाएंगे, हेक्सारोलीन, रिगार्डियन, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। आई स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, और फिर थियोरीज जो ट्रेड की हैं। सो आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पार्ट। तो इसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि जिस कंट्री में ज़्यादा जिस चीज़ के रिसोर्सेज हैं वो चीज़ यूज़ करके अगर प्रोडक्शन करेगा तो उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हमारी कंट्री जैसे इंडिया, वहाँ पर लेबर ज़्यादा है, तो लेबर को यूज़ करके लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाओगे तो ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। ठीक है। तो इसमें हेक्सारोलीन में यही बता रखा है कि कंट्री जो है एक्सपोर्ट करे वो वाले गुड्स विच इट्स रिसोर्स इंडोमेंट्स आर मोस्ट सूटेड, जिसके रिसोर्स इंडोमेंट जो है सबसे ज़्यादा सूटेड है। ठीक है। सो दिस इज़ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो है प्राइमरीली इंटरेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ है। सो इसका आंसर जो है बैंकरप्सी, अगर इंसॉल्वेंसी कोड किस लिए बना था, दिस वाज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड, जो हमारी रिकवरी होनी है ऑफ द एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, कि लोन्स दे दिए बट उनकी रिकवरी नहीं हुई। सो उसके लिए एक हमारी एजेंसी बनी, द नेम इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट, जिसमें यह बता रखा है फैसिलिटेटिंग बैंक रिकवर हायर अमाउंट ऑफ बैड लोन्स, की जो उनके बैड लोन्स है, जो लग रहा है कि पैसे रिकवर नहीं होंगे, उसके लिए ये बनी। एंड जितना अर्ली ये जो हमारे लोन्स गए हुए हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं, दैट इज़ दिस। ठीक है। बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन पीकॉक वाइज हाइपोथेसिस, इसमें क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज कि एक अपवर्ड डिप्लेसमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड, मूवमेंट करनी है फ्रॉम
older level of public expenditure and taxation to a newer and higher level. यही इसका सही आंसर है कि जो मूवमेंट कर रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि ओल्डर लेवल पे थी एंड टैक्सेशन उसको नए और हायर लेवल पे लेके जाना है. सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना उसको. सो दैट इज हमारा पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कार्ल और हिक्स का. मेरा वीडियो इज़ देयर इन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स की सीरीज़. सो मैंने बहुत अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टॉट. परेटो से स्टार्ट किया कि वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ. अगर एक इनएफिशिएंट पॉइंट है यहाँ पर, मैं इसको बेटर ऑफ कर रही हूँ अगर ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है. कंजम्पशन की बात कर रहे हैं. तो अगर मैं मूवमेंट करूँ अपवर्ड तो ये इनएफिशिएंट पॉइंट जो कि यहाँ पर है, सपोज करो दिस इज पॉइंट ओ से मैं पॉइंट एम पे जा रही हूँ विच इज़ ऑन द यूपीएफ, यूटिलिटी प्रोडक्शन फंक्शन. तो मूवमेंट हो रही है जिसमें इंडिविजुअल बी जो है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है. थोड़ा बड़ा बनाती हूँ. अगर ये इंडिविजुअल ए है, ये इंडिविजुअल बी है और ये कोई इनएफिशिएंट पॉइंट है और अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है तो ए बेटर वर्स ऑफ तो नहीं हो रहा. हम इस साइड तो मूव नहीं कर रहे, ठीक है, इस साइड मूव नहीं कर रहे, हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं. तो मतलब समवन इज मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ. तो वो परेटो एफिशिएंसी के बारे में बताता है, ठीक है. बट कार्लोर क्या बोलता है कि अगर हर वक्त तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम एक को बेटर ऑफ करेंगे दूसरे को कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता. कई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें एक स्ट्राटा जो है वो बेटर ऑफ हो जाता है और एक स्ट्राटा जो है वो वर्स ऑफ हो जाता है. कार्लो और हिक्स ये बताते हैं. तो उसमें ऐसा मूवमेंट होता है. अगर मूवमेंट ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, मतलब बी तो बेटर ऑफ हो गया, ए जो है वो वर्स ऑफ हो गया, ठीक है. तो उसमें इसने बोला है कि ये बी जो है उस ए को कुछ कॉम्पनसेट कर दे कि वो जो है फिर भी नेट गेनर रहे. सो दैट इज कार्लो और हिक्स, ठीक है. सो वो कार्लो और हिक्स है. इसमें टोटल सेविंग इंक्लूड सेविंग आउट ऑफ वेजेस एंड सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट. बी जो है उसमें बता रखा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ वेजेस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. सी बता रखा है जो आउटपुट है वो कंसिस्ट करता है ऑफ द वेजेस एंड प्रॉफिट. और डी जो है उसमें ये बता रखा है कि देयर इज़ ए लेस दैन फुल एम्प्लॉयमेंट. तो इसमें सही जो आंसर है दैट इज़ दिस ए, जिसमें टोटल सेविंग जो है वो इंक्लूड करती है सेविंग वेजेस की भी और सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी, दोनों चीज़ें हैं इसमें. और सी जो है उसमें है कि आउटपुट जो है उसमें कंसिस्ट होता है आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एज वेल एज प्रॉफिट, दोनों, ठीक है. सो ये जो है इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी. दिस हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड. सो रिकवरी ऑफ बैड लोन्स से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा इसमें PX और PM दे रखा है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट और XY दे रखा है. तो अगर ऐसा कुछ आता है और उसमें हमें सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को निकालना है तो वो कैसे निकलेगा. सो इस केस में हम प्राइस जो कि एक्सपोर्ट का डिवाइड बाय प्राइस जो कि इम्पोर्ट का इनटू X ZX कर देते हैं और उससे हमें सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मिल जाता है. दैट इज़ 170 अपॉन 190 इंटू 152. तो आपको ये मिल जाएगा दैट इज़ 136. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शंस दे रखे और हमें रीज़न दे रखे. तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन जो है वो थियोरेटिकली कंसिडर करा जाता है एज अ बेस्ट एवरेज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडेक्स नंबर. वो असर्शन है. रीज़न जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो है इज़ यूज्ड इफ़ द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ एक्सट्रीमली लार्ज. ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं कि हाँ जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बेस्ट एवरेज होता है फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंडेक्स नंबर. और ये भी करेक्ट है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो यूज़ करा जाता है अगर रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज है. बट ये इसकी करेक्ट रीज़न नहीं. अगर आप इसको कनेक्ट करके देखो बिकॉज से तो ये इसके साथ फिट नहीं हो रहा. दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ के देखोगे तो आपको समझ आएगा. सो सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर है कि ए और मतलब असर्शन और रीज़न बोथ आर करेक्ट, दे आर ट्रू, बट इनकी एक्सप्लेनेशन आर नॉट. जो रीज़न है दैट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है. पहले हम पढ़ते हैं कार्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं, फिर रैंकिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. हम स्टार्टिंग तो ऐसे ही करते हैं ना, डिमांड थियरी जब स्टार्ट करते हैं तो पहले कार्डिनल थियरी पढ़ते हैं, फिर ऑर्डिनल पढ़ते हैं, फिर सिम्यूल्सन का रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी पढ़ते हैं, फिर लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम. चैप्टर वाइज इससे आपको याद आ जाएगा. अगर आपने हॉल वेरियन अच्छे से पढ़ी है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आप एच एल हुजा पढ़िए, तो इसी फ्लो में चैप्टर्स होते हैं, तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो. ठीक है, सो सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट जो है, इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है वो कैरी करा जाता है हर 4 साल में, जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है. सेकंड, जो WTO है उसका जो मैकेनिज्म है फॉर रेगुलर रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसी फॉर मेंबर कंट्रीज. इसमें ये बता रखा है कि इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी है वो कैरी आउट होता है एवरी 4 years. ठीक है, हर साल होता है, ये सही है चीज़. और सेकंड, WTO का जो है मैकेनिज्म है जिसमें रेगुलर रिव्यू होती है ट्रेड पॉलिसी की ऑफ द मेंबर कंट्रीज. जो भी उसकी मेंबर्स हैं कंट्रीज, उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं उन चीज़ों का रिव्यू होता है, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो रिव्यू करती है. तो दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, सो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पूरा जो टैक्स है उसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर बॉर्न कर रहा है, वो कब होगा. फर्स्ट जो है वो बता रखा है कि जो डिमांड है फॉर कमोडिटीज़ परफेक्टली इलास्टिक तब, एंड सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक होगा तब. डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब उस प्राइस पे, एक प्राइस पे वो कितनी भी कमोडिटी डिमांड कर सकते हैं. एंड सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब वो इतनी ही क्वांटिटी वो लेगा वॉट एवर बी द प्राइस. ठीक है, वो इतनी क्वांटिटी ही सप्लाई करेगा. तो इस केस में जो बर्डन है टैक्स की वो कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगी. तो इस केस में हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. तो आप अगर इसको डायग्रामेटिकली भी बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो परफेक्टली, आप बेसिकली इसके स्लोप से पता चल जाता है. जैसे ये डिमांड है और ये अगर सप्लाई है, सप्लाई का थोड़ा इलास्टिक है, उससे आपको पता चल जाएगा बर्डन किसके ऊपर ज़्यादा गिरेगा. ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि किसके ऊपर जाएगा. यहाँ पे क्वांटिटी आप वो करके देख सकते हैं. इनफैक्ट इसकी भी मेरी वीडियो है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन पे बनी हुई है. बायर के ऊपर कितना गिरेगा, सेलर के ऊपर कितना गिरेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द, जो हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व है उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनलास्टिक है इलास्टिक है. जिस भी अगर सप्लाई का सपोज करो इलास्टिक होता और इसका इनलास्टिक होता तो सारा बर्डन जो है वो सेलर के ऊपर चला जाता. ठीक है, तो दैट डिपेंड्स कि इलास्टिसिटी क्या है. अगर इनइलास्टिक है तो उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, मतलब वो उसकी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन होगी. जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन गिरेगा. ठीक है, तो जैसे इस केस में इलास्टिसिटी डिमांड की ज़्यादा थी तो दैट इज़ वाई बर्डन किसके ऊपर गया, बर्डन गया बायर के ऊपर. ठीक है, कंज्यूम करने वाले के ऊपर गया. सो जिसकी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उसके ऊपर जाएगा बर्डन ऑफ टैक्सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फॉरवर्ड एक्सचेंज क्या होता है. हेजिंग आपको वैसे ही पता होगा, अगर आपने पढ़ रखी हैं काफ़ी चीज़ें, तो हेजिंग इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू रिस्क अवर्जन, कि रिस्क को कैसे कम किया जाए या ख़त्म किया जाए. सो दैट इज़ रिलेटेड टू रिस्क अवर्जन, कि रिस्क को कवर करना है, रिस्क नहीं लेना. सो डिवाइस ऑफ कवरिंग एक्सचेंज रिस्क अगेंस्ट द प्राइस राइज, कि प्राइस बढ़ने का डर, उस रिस्क को कम करना है ऑफ द फॉरेन करेंसी. ठीक है, सो रिस्क जो कि रिलेटेड है विद द एक्सचेंज रिस्क जो है, सो दैट इज़ हेजिंग. एंड आर्बिट्राज, जिसका एग्जांपल हम रोज़ ही सुनते हैं, पेटीएम, एक ही प्लेटफॉर्म जहाँ पे बायर और सेलर दोनों हैं. सो यही है मैकेनिज्म विच मेक्स टू मार्केट, जहाँ पे दो मार्केट्स हैं, दैट इज़ फिजिकली सेपरेट, जो कि दोनों सेपरेट हैं. अ सिंगल मार्केट इन द इकोनॉमिक सेंस, सिंगल मार्केट है इकोनॉमिक सेंस के अंदर. तो इसका पेटीएम भी एक एग्जांपल है. ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं.
फॉरवर्ड एक्सचेंज मतलब कंट्रोल करना, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाय करना या सेल करना फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट कोई और करेंसी एक फिक्स्ड रेट के ऊपर फ्यूचर के अंदर पहले डिसाइड कर लिया, कल की चीज़ आज डिसाइड कर ली एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बायर ने बाय करने का डिसीजन ले लिया और सेलर ने सेल करने का डिसीजन कर लिया आज के दिन फॉर अ फ्यूचर डेट, किसी एक फ्यूचर डेट के लिए। सो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज। तो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बाय करे या सेल करे फॉरेन एक्सचेंज को अगेंस्ट अनदर करेंसी, दूसरी करेंसी के लिए एट सम फिक्स्ड रेट, एक फिक्स्ड रेट के ऊपर इन फ्यूचर एट अ प्राइस अग्रीड अपॉन, जो कि आज अग्री कर दिया है। अगर आपको ये तीन भी आता है तो यू कैन ईजिली डू इट। ये अगर नहीं भी आता तो कुछ नहीं होता। बट इसमें ये है कि जो हमारा स्पाइस पॉइंट है ये है मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन दो लिमिट्स के अंदर घूमना, टू लिमिट सेट बाय अ कॉस्ट मूविंग गोल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, सो दैट इज़ हमारा ये। सो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें मैच द फॉलोइंग ही है। सो ISLM पता होगा आपको किसने दिया है, हिक्स ने दिया है। ठीक है, और हमारा जो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर मॉडल है वो सिम्युल्सन ने दिया। अगर आपको ये दो भी आते हैं तो आराम से आपके नंबर आ सकते हैं। तो सी का जो है दैट इज़ हमारा, सी का है 2 विच इज़ हिक्स, एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर मॉडल किसने दिया था, सिम्युल्सन ने, तो ये सिम्युल्सन हो गया। एंड मार्जिनलाइज रेवोल्यूशन जो था, मार्जिनलिस्ट रेवोल्यूशन जो था वो जेवियस ने दिया था। रियल बिजनेस साइकिल वाज गिवन बाय रॉबर्ट जे बोरो। अगर दो भी आते हैं तो यू कैन ईजिली डू इट, कि बी का मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का मॉडल वाज गिवन बाय सिम्युल्सन, और जो हमारा ISLM है दैट वाज गिवन बाय हिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेट, जो कि पब्लिक डेट से रिलेटेड है। प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है विद पब्लिक डेट हैज़ बीन डेल्ट बाय, किसने देखा है, पीगू तो हमें पता ही है पब्लिक डेट से रिलेटेड है ही। नेक्स्ट यू हैव टू थिंक किससे रिलेटेड है। वैसे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि डोमर भी हो सकता है, पर इस केस में डोमर भी है। तो पीगू और डोमर दोनों हैं। सो B एंड C बोथ आर द आंसर। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। सो B और C सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोग्राफिक डिविडेंड किससे रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड विथ वर्किंग एज ग्रुप, जो कि एक एज से स्टार्ट होती है, आई गेस 18 to 45 होती है। आई एम नॉट कन्फर्म, आई जस्ट कन्फर्म दिस। आई थिंक इसकी मैं एक और वीडियो निकालूंगी जिसमें आपको आराम से अच्छे से डेमोग्राफिक डिविडेंड का एज वगैरह भी बताऊंगी। मतलब बेसिकली इसमें ये होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन कैसी है, किस एज का उसका एज ग्रुप एक डिफाइंड है। आई थिंक 19 to 45 है या 18 to 45 है। यू कैन जस्ट गूगल इट एंड सी इट। तो यही है इसका एज ग्रुप, मतलब कितने लोग पॉपुलेशन में, कितने ज़्यादा लोग वर्किंग एज ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जैसे इंडिया के केस में कि यंग पॉपुलेशन बहुत है, तो इस टाइम हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है कि वर्किंग एज, काम करने वाले लोग जो हैं, यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। इसमें बेसिकली आपको देखो, ये तो मैंने खुद भी ऐसी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, नोबडी नोज इट। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है वो याद नहीं रहता कि किस कब आई थी ये टैक्स की कमेटी। सो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज कि कौन सी कब आई थी। सो इसके अंदर जो आंसर है 4, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 4th जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले जो आई थी दैट वाज माथुर की कमेटी आई थी। देन वांचो कमेटी आई थी, वांचो, पहले माथुर फिर वांचो फिर झा कमेटी आई थी, एंड फिर हमारी RJ कमेटी आई थी। ठीक है, सो फर्स्ट जो है वो माथुर कमेटी आई थी, देन केम द वांचो कमेटी, झा कमेटी एंड RJ कमेटी। सो इसको तो बस आपको क्रैम ही करना है कि कौन सी कमेटी कब आई थी। इसका कोई लॉजिक नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर RBI का सोर्स नहीं है। फर्स्ट जो है
दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि हेल्ड फॉर कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसके ऊपर अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो आरबीआई के पास जाता है, दैट द सोर्स ऑफ आरबीआई, ये ठीक है। एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी असेट, सो जो इनकम है अगर इन्वेस्टमेंट करिए फॉरेन करेंसी एसेट्स के ऊपर, जो उसके ऊपर इनकम आ रही है वो भी आरबीआई का इनकम होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। एंड थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग नेट ऑफ हमारा डिविडेंड पेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारा रहता है सोर्स ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, बट दिस इज़ नॉट पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं है। सो डिविडेंड जो कि शेयर्स हैं प्राइवेट एक्विटी के जो कि किसी बैंक ने होल्ड कर रखे हैं, तो वो आरबीआई की इनकम नहीं है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉट करके पूछा था कि वो कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसमें हमें गिवन एज, फर्स्ट इज़ कि जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो केपेबल है ऑफ प्रोवाइडिंग ब्लू इन सिचुएशन वेयर ओएलएस जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो है जीएलएस जो है इज ओएलएस, जीएलएस जो है वो ओएलएस है ऑन द ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल दैट सेटिस्फाई स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर अजम्पशन। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है 3 स्टेटमेंट जो है इसमें दे रखी हैं। तो जीएलएस जो है अगर आपने पढ़ा है पीछे के लास्ट के चैप्टर्स जो कि हमारे हेट्रो होते हैं, ऑटो होते हैं और हमारा मल्टीकोलरिटी होता है, तो हेट्रो में ही हमें पढ़ाया जाता है कि जब ओएलएस जो है वो फेल हो जाता है तो उस केस में जीएलएस मेथड जो है वो केपेबल होता है प्रोवाइडिंग ब्लू इन सिचुएशन, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा ट्रेजरी बिल कौन करता है? सरकार करती है, तो हमें पता ही है, ठीक है, सरकार करती है। कमर्शियल पेपर्स प्राइवेट कंपनीज करती हैं। रेपो रेट आरबीआई देती है। एसडीआरस जो हैं वो आईएमएफ करती है। अगर आपको इन 3 के भी आंसर आते हैं तो ये अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ हमारा ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट, थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है, एंड बी का इज़ फोर्थ, ठीक है, ये भी। सी का रेपो रेट कौन देती है? हमारा आरबीआई। सो थर्ड जो है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो या थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, या वन मोर क्वेश्चन इज देयर। सो इसके अंदर पूछ रखा है एलपीपी जो है उसकी ईच प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्राइमल एज अ डुअल अबाउट द डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है वो दे रखी। फर्स्ट कि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो मैक्सिमाइजिंग टाइप का है, देन इन दैट केस डुअल जो होगा वो मिनिमाइजिंग टाइप का होगा। सो दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। फॉर दिस ऑल्सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें आई विल एक्सप्लेन कि कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमाइजिंग टाइप की होती है वो कैसे मिनिमाइजिंग टाइप की हो जाती है। सेकंड, बोथ प्राइमल और डुअल जो है वो सेम ऑप्टिमल वैल्यू होती है, ये भी ठीक है ऑप्शन, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्ड इज़ कि जो डुअल है ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ अ प्राइमल प्रॉब्लम, ये भी सही है। एंड अगर मैक्सिमाइजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इज़ विद लेस देन टाइप कंस्ट्रेंट, अगर वो लेस देन टाइप कंस्ट्रेंट के तो जो डुअल प्रॉब्लम होगी विल बी ऑफ मोर देन टाइप कंस्ट्रेंट, ये भी ठीक है। सो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। सो इन दैट केस फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऑल्सो इसका PDF लेने के लिए यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, जो कि टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे मेरे सारे PDFs एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल टू यू। सो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू विल गेट दोज PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।